Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने 9th क्लास की बायोलॉजी की जो न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है स्टमक एज एन ऑर्गन। स्टूडेंट्स इससे पिछला जो लेक्चर था वहाँ पे हमने डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टडी किया था जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और हर ऑर्गन का जो है सेपरेट फंक्शन भी देखा था और उसकी डिटेल भी देखी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने उन्हीं ऑर्गन में से एक ऑर्गन को पकड़ लिया है स्टमक को और इसको आज हम इसकी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले स्टमक की लोकेशन दिखाई है, आपकी बुक में ये नहीं है वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्टमक जो है ना हमारी बॉडी में कहाँ पे होता है, आप ये देखें कि हमारा ये जो पूरी बॉडी है ना यहाँ पे इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है स्टूडेंट जिसको हम चेस्ट रीजन कहते हैं, सीने वाला हिस्सा। एक होता है स्टूडेंट पेट वाला हिस्सा। तो पेट वाले हिस्से के बाईं जानिब, पेट वाले हिस्से के लेफ्ट साइड पे बाईं जानिब इस तरह से ना एक जे शेप ऑर्गन पड़ा होता है स्टूडेंट्स जिसे हम स्टमक का नाम देते हैं। क्लियर। अब स्टूडेंट्स जब स्टमक को हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं ना, माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम स्टमक को देखते हैं तो स्टूडेंट्स हमें स्टमक के अंदर ना चार अलग अलग लेयर्स नजर आती हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर है ना स्टूडेंट्स ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। उससे नीचे वाली लेयर जो है ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। उससे नीचे वाली लेयर जो है ये मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बनी होती है, मसल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और जो सबसे बाहर वाली है ये भी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इन लेयर्स को ना अलग अलग नाम देते हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर है ये है म्यूकोजा। जो उससे नीचे वाली लेयर है इसे कहते हैं सब म्यूकोजा। सब का मतलब होता है छोटी चीज। तो म्यूकोजा के चूंकि नीचे मौजूद होती है इसी वजह से इसे सब म्यूकोजा कहते हैं। इसके नीचे स्टूडेंट्स हमारे पास एक और लेयर होती है जो कि मसल से मिलकर बनी होती है, इसे हम मस्कुलरिस कहते हैं। और मस्कुलरिस के नीचे स्टूडेंट्स एक और लेयर होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इसे सिरोजा कहते हैं। अब बच्चों ये लेयर्स के नाम तो आपकी बुक के अंदर गिवन नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर ने पता नहीं क्यों लिख दिए नाम इनके। तो बेटा आप लोगों की बुक में इनके नाम गिवन नहीं है लेकिन इनकी सारी डिटेल्स गिवन है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इनको नाम को भी याद रख लेना है। सबसे अंदर वाली लेयर क्या है, म्यूकोजा। बहुत आसान है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, सिरोजा। ठीक है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सिरोजा। देखें आप लोगों को याद भी हो गए। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा आप लोगों को ये होगा कि आगे जाके जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर स्टमक को पढ़ेंगे तो लेयर्स के नाम लिखे होंगे और आप लोगों को पहले ही आते होंगे ये नाम। ठीक है, तो आपने बहुत आसान से हैं तो आप लोगों ने इनको याद रख लेना है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आए अब इनकी डिटेल देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें स्टमक के हवाले से हमारे बुक के अंदर जो पोर्शन स्टार्ट होता है वो क्या है, स्टमक इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम है ना जो, ये हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, ये कई सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो मिलकर हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बनता है जो कि फिर एक खास फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अभी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना इसका काम क्या है, इसका काम ये होता है जो हम खाना खाते हैं ये उसको तोड़ता है और तोड़ने के बाद हमारे जिस्म के अंदर इसको जज़ब करता है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर कई सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। माउथ आ जाता है, एसोफेगस खुराक की नाली से कहते हैं ये आ जाती है, मिद्दा आ जाता है, पित्ता आ जाता है, ठीक है, जिगर आ जाता है, बड़ी आंत आ जाती है, छोटी आंत आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये जो हम ये पूरे का पूरा जो ऑर्गन सिस्टम है ना जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, हम इसमें से एक ऑर्गन स्टमक को डिस्कस कर रहे हैं कि स्टमक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अब स्टूडेंट्स इसके दो फंक्शंस हैं, वो क्या क्या हैं स्टूडेंट्स, ये पार्शियल डाइजेशन करवाता है प्रोटीन्स की और दूसरा इसका काम है फूड को स्टोर करना। अब स्टूडेंट्स प्रोटीन्स मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन्स होती हैं बच्चों ये किससे मिलकर बनी होती हैं, ये मिलकर बनी होती हैं अमाइनो एसिड से। किससे मिलकर बनी होती है स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड से। अब देखिए कई सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं जब आपस में मिलते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोटीन बनती है। क्लियर। कई सारे अमाइनो एसिड जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनती हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे प्रोटीन्स की डाइजेशन से क्या मुराद है कि प्रोटीन्स को वापस अमाइनो एसिड्स के अंदर तोड़ देना, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं डाइजेशन। अब स्टूडेंट्स कंप्लीट डाइजेशन क्या होगी, कंप्लीट डाइजेशन उस वक्त होती जब प्रोटीन्स को एक एक करके अमाइनो एसिड में तोड़ दिया जाता है। मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपको ये नजर आ रहा है अभी एक अमाइनो एसिड अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। यहाँ पे देखें ये सारे अमाइनो एसिड क्या हो गए, अलग हो गए। तो स्टूडेंट्स अब ये हो गई कंप्लीट डाइजेशन। लेकिन पार्शियल का क्या मतलब है, जुजवी तौर पर डाइजेशन। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ये इस तरह से फर्ज करें कि 50 अमाइनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन से क्या मुराद है, हमने ये देखें 3 अमाइनो एसिड का एक टुकड़ा अलग कर लिया और ये टुकड़ा अलग हो गया, 3 अमाइनो एसिड्स का। अभी मुकम्मल तौर पर तो नहीं ना अमाइनो एसिड्स के अंदर टूटे, हर अमाइनो एसिड अलग अलग नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स इस अमल को हम कहते हैं पार्शियल डाइजेशन। मतलब प्रोटीन्स की मुकम्मल डाइजेशन नहीं होती, ऐसा नहीं कि प्रोटीन का एक एक अमाइनो एसिड अलग हो जाएगा, प्रोटीन्स की जुजवी तौर पर यहाँ पर डाइजेशन होती है स्टमक के अंदर। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है दूसरा काम जो है वो स्टमक का ये है फूड, ये फूड को स्टोर करता है। स्टूडेंट्स फूड को स्टोर करने से क्या मुराद है,
आप देखते हैं आपने सुबह नाश्ता किया, ठीक, खाना खाया, आपको दोपहर को फिर भूख लगाए। अब सुबह से दोपहर तक आपको भूख नहीं लगती, क्यों? क्योंकि उस वक्त तक आपके मैदे के अंदर वो जो खाना आपने खाया वो मौजूद होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब वो मौजूद रहेगा तो आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही वो खाना जो है वो आगे चला जाएगा, छोटी आंत के अंदर चला जाएगा, बड़ी आंत के अंदर चला जाएगा, आपको दोबारा से भूख लगना शुरू हो जाएगी, आपका मैदा खाली हो जाएगा। तो इसका एक काम यह है कि ये फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक काम इसका पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, और दूसरा ये फूड को स्टोर करते हैं। स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है कि जो खुराक, ये जो स्टमक है प्रोटीन्स की पार्शियल डाइजेशन करते हैं, आगे जो कंप्लीट डाइजेशन है वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर होती है। वो हमारा टॉपिक नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग टिश्यूज। जो स्टमक है ना स्टूडेंट्स, ये देखिए ये वही चीज मैंने आपको पहले बताई। ये स्टमक के अंदर ये 4 टिश्यूज हैं। सबसे अंदर वाला क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और आउटर कनेक्टिव टिश्यू। बहुत आसान है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, आउटर कनेक्टिव टिश्यू। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ रिपीट करें, शाबाश। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, आउटर कनेक्टिव टिश्यू। अब स्टूडेंट्स बाहर वाली एपिथेलियल टिश्यू है ना, ठीक है, आप इसको बुक पे छोटा सा करके लिख लें, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं म्यूकोजा। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? म्यूकोजा। कनेक्टिव टिश्यू इसे क्या कहते हैं? सब म्यूकोजा। बुक के ऊपर आप छोटा सा करके लिख लें इनके सामने। इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसके हम नाम देते हैं मस्क्यूलरिस का, और जो सबसे बाहर वाला है स्टूडेंट, इसे हम नाम देते हैं सिरोजा का। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये 4 लेयर्स हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर जिसे म्यूकोजा कहते हैं, अब म्यूकोजा नाम आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो सबसे अंदर वाली लेयर है ना मैदे की, इसे म्यूकोजा कहते हैं। किससे मिलकर बनती है? ये बनती है एपिथेलियल टिश्यू से। उससे नीचे वाली लेयर जो स्टूडेंट्स वो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, अब उसका नाम क्या है? सब म्यूकोजा। ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। उसके बाद मस्कुलरिस, ये मसल टिश्यू से मिलकर बनती है। और जो सबसे बाहर वाली है सिरोजा, ये भी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स के अंदर ना टिश्यूज की 4 टाइप्स हैं, कोई 5वीं टाइप नहीं है। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। समझ आ रही है? हमारे अंदर जो है वो टिश्यूज की 4 टाइप्स हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल और नर्वस टिश्यू। कोई 5वीं टाइप नहीं है। अब इन आप ये देखें यहाँ पर कि उन चारों टाइप्स में से स्टमक के अंदर, ठीक है, 3 अहम टाइप्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो आपने इसको जहन में रखना है। क्लियर? जबकि एक जो टाइप है ना कनेक्टिव टिश्यू, वो तो स्टमक की 2 लेयर्स बना रही है, ठीक है, एक सेकंड वाली और एक फोर्थ वाली, 2 लेयर्स बना रही है। अब स्टूडेंट्स एक एक लेयर को हम डिटेल से स्टडी करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, जो सबसे बाहर वाली ये म्यूकोजा है, जो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी है। उसके नीचे जो लेयर है पूरी ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है स्टूडेंट्स, इसे हम सब म्यूकोजा कहते हैं। उसके बाद ये मोटी लेयर जो है ये मस्कुलर, ठीक है, ये स्मूथ मसल से मिलकर बनती होती है, ठीक है। मसल टिश्यू भी आपको पता है ना कि 3 तरह के होते हैं मसल जो है वो, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो ये स्टमक के अंदर कौन से मसल्स होते हैं? यहाँ पे मौजूद होते हैं स्मूथ मसल्स। तो जो मस्कुलरिस है ना, ये स्मूथ मसल से मिलकर बनती है। और लास्ट पे स्टूडेंट्स सिरोजा जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। तो स्टूडेंट्स आए अब हम एपिथेलियल टिश्यू को हम तफसील से स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ सीधा सी बातें बता देता हूँ। जो एपिथेलियल टिश्यू है ना स्टूडेंट्स, ये ग्लैंडुलर इन नेचर है। क्या है? ग्लैंडुलर। अब स्टूडेंट्स ग्लैंडुलर का क्या मतलब है? जो लफ्ज ग्लैंडुलर है ना, ये ग्लैंड से निकला है। ग्लैंड किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ग्लैंड कहते हैं एक ऐसी चीज, हमारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा जो कि यूजफुल सब्सटेंसेस को रिलीज करता है, मुफीद चीजों को खारिज करता है, इसे हम ग्लैंड कहते हैं। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर से ना थूक, जिसे हम थूक उर्दू में कहते हैं, स्लाइवा भी कहते हैं इंग्लिश में, लाबे दहन कहते हैं, वो रिलीज होता है। स्टूडेंट्स हमारे मुंह के अंदर ना खास किस्म के ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम स्लाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, वो स्लाइवा को रिलीज करते हैं, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर जो था वहां पे मैंने आपको पेनक्रियाज बताया था ना, कि पेनक्रियाज से बेटा 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक का नाम है इंसुलिन, एक का नाम है ग्लूकागोन। तो पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, हमारी स्किन से पसीना खारिज होता है। तो पसीना कैसे खारिज होता है बच्चों? हमारी स्किन के अंदर खास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं, उनसे पसीना खारिज होता है। तो बच्चों आप लोगों की बातें पता होनी चाहिए। ग्लैंड क्या होता है? वो चीज जो कि मुफीद सब्सटेंसेस को रिलीज करता है, यूजफुल चीजों को रिलीज करता है हमारी बॉडी में, उसे ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ग्लैंड अलग अलग तरह के होते हैं। तो इस एपिथेलियल टिश्यू है ना, ग्लैंड है स्टूडेंट्स। अब ये जो ग्लैंड है ना, ये 3 चीजें रिलीज करता है। कितनी चीजें रिलीज करेगा बच्चों? 3 चीजें। मेरे साथ पढ़ें। सबसे पहली चीज क्या होगी? म्यूकस, शाबाश। दूसरी चीज क्या होगी? पेप्सिनोजिन। क्या है स्टूडेंट्स? पेप्सिनोजिन। वो जो स्टूडेंट्स थर्ड चीज है ना, वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों 3 चीजें ये रिलीज करता है, म्यूकस, पेप्सिनोजिन और HCl, ठीक है। अब मैं इसको आपको काम बताता हूँ स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था ना कि जो स्टमक है इसका काम यह है कि इन्होंने प्रोटीन्स की जुजवी डाइजेशन करनी है, पार्शियल डाइजेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स वो अब आपको पता है कि जो डाइजेशन के लिए ना हमारे पास खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। ये हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था बच्चों। अब यहाँ पे प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए जो एंजाइम है ना स्टूडेंट्स, वो है पेप्सिनोजिन। क्या है बच्चों? पेप्सिनोजिन। याद रखें जो पेप्सिनोजिन है ना, ये बच्चों इनएक्टिव फॉर्म है,
ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म, मतलब ये प्रोटीन्स की डाइजेशन नहीं करता। अब जैसे ही मैदे के अंदर खुराक आती है तो स्टूडेंट्स इसको क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है वो क्या करता है बच्चों, इसको इसकी एक्टिव शक्ल पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और फिर बच्चों ये क्या करता है, ये जो पेप्सिन है ये खुराक में मौजूद प्रोटीन्स की जुजवी तौर पर डाइजेशन करता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एपिथेलियल टिश्यू से बच्चों तीन चीजें निकलती हैं, म्यूकस, पेप्सिनोजिन, HCl। हर एक का अलग अलग काम है। हम सबसे पहले पेप्सिनोजिन पढ़ रहे हैं। पेप्सिनोजिन बच्चों एक एंजाइम है जिसने प्रोटीन्स की डाइजेशन करनी है, लेकिन पेप्सिनोजिन खुद नहीं करता, ये इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब इसको इसकी एक्टिव शक्ल पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। इसके अंदर कन्वर्ट कौन करता है बच्चों, HCl कन्वर्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको पेप्सिनोजिन से पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। और जो पेप्सिन है फिर वो बच्चों प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है, पार्शियल डाइजेशन करवाता है, ठीक है। अब देखें पेप्सिनोजन का आपको काम पता चल गया, ये इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम के जिसको एक्टिव शक्ल पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाएगा और पेप्सिन फिर प्रोटीन्स की डाइजेशन करेगी और प्रोटीन्स की डाइजेशन से क्या मुराद है, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में तोड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें HCl का क्या काम है बच्चों, HCl के ना अलग अलग काम है। HCl का एक काम आपकी बुक के अंदर ये लिखा है कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है एक, और दूसरा बच्चों इसका जो काम ये है कि खुराक के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह जरासीम मौजूद होते हैं ना उनको मार देता है, क्योंकि बड़ा ही खतरनाक किस्म का एसिड है बच्चों। HCl इतना खतरनाक एसिड है कि अगर इसको हम हाथ पे रखें ना हमारे हाथ से जला के नीचे निकल जाएगा, इतना कंसंट्रेटेड एसिड जो हमारे मैदे के अंदर रिलीज होता है। तो बच्चों हमारे मैदे के अंदर आप इस तरह देखेंगे हमारा जो स्टमक है, ठीक है, अब हमारे स्टमक के अंदर इतना खतरनाक एसिड काम कर रहा है। अब अल्लाह ताला ने उस एसिड से हिफाजत के लिए हमारे स्टमक को ना एक चीज दी है बच्चों, जिसे हम जो है वो म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। म्यूकस क्या करता है बच्चों, इस स्टमक के ऊपर ना इस तरह से एक शील्ड बना लेता है, एक हिफाजती शील्ड बना लेता है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है। अब ये जो प्रोटेक्टिव शील्ड है बच्चों ये क्या करती है, ये स्टमक को डैमेज नहीं होने देती HCl से, ठीक है। तो जो म्यूकस की लेयर है ना बच्चों ये क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, इसकी हिफाजत करके रखती है, समझ आ रही है। तो एपिथेलियल टिश्यू से तीन चीजें निकलती हैं, म्यूकस, पेप्सिनोजिन, HCl। पेप्सिनोजिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होती है जो कि प्रोटीन्स की डाइजेशन करती है। इसको पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कौन करवाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद जो म्यूकस है ये स्टमक को अंदर की तरफ से ना कवर कर लेती है, शील्ड कर लेती है, ताकि जो HCl है वो उसको नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। बच्चों आपने कोर्स ध्यान रखना है, ये जो पेप्सिनोजन और HCl है ना इन दोनों को मिलाकर हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों को मिलाकर हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू से म्यूकस निकलता है और साथ गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस में आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इसके दो हिस्से हैं, एक है पेप्सिनोजन और एक है HCl। तो स्टूडेंट्स आइए इसको रीड करते हैं। वो कहते हैं द इनर वॉल इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो स्टमक की जो सबसे अंदर वाली दीवार है ना जिसे हम म्यूकोजा भी कहते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है बच्चों। इट इज ग्लैंडुलर इन नेचर, ये ग्लैंडुलर इन नेचर होती है। ग्लैंडुलर इन नेचर से क्या मुराद है, ये किस्म का ग्लैंड है जिससे मुफीद चीजें निकलती हैं। कौन कौन सी चीजें निकलती हैं, म्यूकस, पेप्सिनोजन और HCl, ठीक है। अब देखें, इट इज ग्लैंडुलर इन नेचर एंड सेक्रेट्स म्यूकस। ये अपनी नेचर के लिहाज से, अपनी आदत के लिहाज से ये क्या है बच्चों, ये ग्लैंड एक ग्लैंडुलर है, मतलब ये मुफीद चीजें खारिज करती है, ठीक है। उनमें से एक चीज जो है वो म्यूकस है। अब म्यूकस का फंक्शन क्या है बच्चों, म्यूकस लाइंस द इनर वॉल एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द एसिड। जो म्यूकस है ना ये मैदे को अंदर की तरफ से लाइन कर लेता है, कवर कर लेता है और इसे एसिड से हिफाजत करता है इसकी। अब देखें, दिस टिश्यू आल्सो सेक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस। अभी जो एपिथेलियल टिश्यू है ना ये क्या करता है बच्चों, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। गैस्ट्रिक जूस मैंने आपको बताया था ना, गैस्ट्रिक जूस के कितने हिस्से हैं, दो, एक है पेप्सिनोजन और एक है HCl। तो देखें, दैट कंटेन्स एंजाइम पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन फॉर प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन को तोड़ने के लिए, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, ठीक है, फॉर एक्टिवेटिंग पेप्सिनोजन टू पेप्सिन एंजाइम। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इसको एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन से पेप्सिन में, और पेप्सिन वो एक्टिव शक्ल है जो कि क्या करती है बच्चों, प्रोटीन्स की डाइजेशन करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो बच्चों आए अब हम जो है वो अपना नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा है, मैं फिर आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोबारा डायग्राम में। ये म्यूकोजा है, ये सब म्यूकोजा है बच्चों, ये मस्कुलरिस है और ये क्या है, सीरोजा है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें जो हमारे पास स्टमक की जो सेकंड लेयर है, जो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जिसे हम सब म्यूकोजा का नाम भी देते हैं। तो बच्चों देखें इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है, इसको देखें। इट लाइज बीनीथ द एपिथेलियल टिश्यू, ये एपिथेलियल टिश्यू के बिल्कुल नीचे पड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं ना, यहाँ पे देखें ये वाला जो सब म्यूकोजा है ये एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है। ये देखें, ये कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। ये ऊपर वाली एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है, नीचे वाली कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है ना ये एपिथेलियल टिश्यू के बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है।
अब स्टूडेंट्स इसका फंक्शन क्या है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ये जो ऊपर वाली लेयर है ना एपिथेलियल टिश्यू की जो लेयर है स्टूडेंट्स, इसको सहारा देते हैं, इसको अटैच करके रखता है अपने साथ, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट देके रखता है, सहारा देता है। और इसका बच्चों क्या फंक्शन है, इसके अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स, खून की नालियां होती हैं जो कि मैदे को खून सप्लाई करते हैं। आपको पता है ना ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, और ब्लड का काम हमने पढ़ा था ना कि ब्लड क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने के अलावा ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, ठीक है। तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं बच्चों, इसके अलावा इसके अंदर नर्व्स होती हैं और लिम्फेटिक्स होते हैं। बच्चों नर्व्स क्या होती हैं, अब मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक चीज पढ़ाई थी, एक सेल पढ़ाया था जिसका नाम था न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, पढ़ाया था ना बच्चों नर्व सेल। तो आप ये समझें कि जो नर्व्स है ना, ये बेसिकली वही नर्व सेल्स हैं, ठीक है। ये जो नर्व यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ना, ये वही नर्व सेल्स हैं। और मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी बताई थी, हम एक किस्म के तार की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह एक वायर होती है ना, वायर फैली हुई है, बटन दबाया मैंने, फौरन से पंखा चल गया, क्यों, क्योंकि बटन से लेकर पंखे तक एक तार फैली हुई है। जब बटन बंद था तार तब भी थी, लेकिन पंखा नहीं चल रहा था। जैसे मैंने बटन दबाया, उस तार के अंदर से करंट, ठीक है, करंट फ्लो किया, जिसकी वजह से पंखा चलने लग गया। तो बच्चों इसी तरह हमारे हाथ से लेकर ना हमारे यहाँ तक नर्व्स फैली हुई हैं, ठीक है। इसी तरह की नर्व्स हमारी बॉडी जिस्म के बाकी हिस्सों के अंदर भी मौजूद हैं। ये नर्व्स काम क्या करती हैं बच्चों, ये नर्व्स जो हैं ये पैगाम रसानी का काम करती हैं, पैगाम को लेके जाती हैं। मैं जब भी किसी गर्म चीज को टच करूंगा तो फौरन से मेरी नर्व्स से पैगाम जाएगा मेरे दिमाग तक कि ये गर्म चीज को इसने टच किया, मेरा दिमाग फौरन से कहेगा कि तो नुकसानदेह है, तो मेरा दिमाग फौरन से पैगाम भेजेगा कि भाई हाथ को पीछे कर लो। तो बच्चों इस तरह से नर्व्स हमारे जिस्म के अंदर काम करती हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो है वो अगला कॉन्सेप्ट है लिम्फेटिक्स का। बच्चों लिम्फेटिक्स क्या होती हैं, जिस तरह खून की नालियां होती है ना हमारे जिस्म के अंदर, इस तरह लिम्फेटिक्स भी ना ट्यूब्स होती हैं खून की नालियों की तरह होती हैं, इनसे थोड़ी सी ना मोटी होती हैं। इनका काम क्या है बच्चों, हमारे जिस्म के अंदर ना खून की नालियों से बाज़ औक़ात क्या होता है, पानी, ठीक है, वाटर और कुछ दूसरी चीजें हैं ना जो वो निकल जाती हैं, ठीक है। पानी वहां से हमारी खून की नालियों से निकल करना वो हमारी बॉडी के दूसरे हिस्सों में आ जाते हैं, टिश्यूज के दरमियान आ जाती हैं। तो वो जो लीकेज वाटर, आप इस तरह समझे, लीक वाटर है, ठीक है, लीक वाटर है जो कि खून की नालियों से लीक हो चुका है ना वाटर, उसको वापस खून में डालने का काम जो है ये लिम्फेटिक्स करती हैं, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है, हम इसको डिटेल से वैसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है, जो कि एपिथेलियल टिश्यू के बिल्कुल नीचे है, जिसे हम सब म्यूकोजा का नाम दे रहे हैं, तो बच्चों ये क्या करती है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट फराहम करती है। इसके अंदर खून की नालियां होती हैं बच्चों, इसके अंदर नर्व्स होती हैं और इसके अंदर लिम्फेटिक्स होते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स बता दी मैंने आपको, नर्व्स बता दी, नर्व्स क्या होते हैं, बेसिकली तारे हैं जिनसे पैगाम हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसके बाद लिम्फेटिक्स भी मैंने आपको बता दिया। लिम्फेटिक्स क्या होते हैं, ये खून की नालियों की तरह ही की ट्यूब्स होती हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर क्या काम करती हैं, जो हमारी खून की नालियों से पानी बाहर निकल आता है ना, वाटर वगैरह, तो उसको ये वापस ब्लड में डाल देती हैं, ठीक है। तो बच्चों आए अब हम अपनी थर्ड लेयर को देखते हैं जिसका नाम है मसल टिश्यू। तो बच्चों मैं आपको दोबारा अगर डायग्राम दिखाऊं ना ऊपर वाली, तो यहाँ से आपको चीजें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएंगी। देखिए आपके सामने कितने खूबसूरत डायग्राम स्टमक की शो की हुई है। सबसे बाहर वाली दीवार एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी है, ये म्यूकोजा। उससे नीचे वाली कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है, ये सब म्यूकोजा। उससे नीचे वाली जो है ये मसल से मिलकर बनी है, ये मस्क्यूलैरिस है। बच्चों यहाँ पे देखो 3 तरह के मसल यहाँ पे शो हो रहे हैं आपके सामने, देखें यहाँ पे। अब अच्छा इस तरह से इमेजिन करें, देखें जो सिरोज, ये म्यूकोजा है ना, स्टमक के सबसे अंदर वाली है। इस तरह देखें, अगर मैं यहाँ पे स्टमक के डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो सबसे अंदर वाली है ना बच्चों, वो म्यूकोजा है, ठीक है। मतलब ये इनर साइड है स्टमक की, ठीक है, और ये स्टमक की क्या है बच्चों, आउटर साइड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इनकी तरतीब आपने जहन में रखनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे बाहर स्टमक में जो सबसे बाहर वाले मसल्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। क्या कहते हैं बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। अभी जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है ना स्टूडेंट्स, ये इस तरह लेंथ में, लंबाई में इस तरह से फैले होते हैं, ठीक है। इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फैली होती हैं, सबसे बाहर होती है। उसके बाद बच्चों दरमियान में ना हमारे पास एक लेयर होती है सर्कुलर मसल्स की। किसकी लेयर होती है, सर्कुलर मसल्स की, ठीक है। और सबसे अंदर, ठीक है, सब म्यूकोजा के बिल्कुल नीचे जो मसल की लेयर होती है ना बच्चों, वो होती है ओब्लीक मसल लेयर। तो मसल हमारे पास ये सारे के सारे, ये भी स्मूथ मसल्स हैं, ये भी स्मूथ मसल्स हैं, ये भी स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाए थे ना। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं बच्चों, ये इनवॉलंटरी होते हैं, इनकी स्पिंडल शेप होती है, मैंने आपको सारी चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है। जो स्टमक की जो मस्कुलरिस लेयर है, यहाँ पे 3 तरह के मसल्स हैं। जो सबसे बाहर वाले होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, फिर उससे अंदर जो है बच्चों वो क्या है, सर्कुलर मसल, और फिर उससे अंदर जो है वो बच्चों ओब्लीक मसल्स की लेयर है, ठीक है। किसकी लेयर है, ओब्लीक मसल। नाम आपने ध्यान में रखने हैं, लॉन्गिट्यूडिनल,
सर्कुलर और ऑब्लिक, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है स्टूडेंट्स, मसल इस तरह लंबाई में फैले हुए होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज लंबाई में फैली हुई है, अब जब वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना तो चीज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? एक मसल इस तरह लंबाई में फैला हुआ है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो चीज को छोटा कर देगा। अब एक मसल बच्चों सर्कुलर है, इस तरह गोल गोल मसल्स हैं, ठीक है। अब जब गोल गोल मसल्स है ना स्टूडेंट, यहाँ पे देखें इस तरह से ये गोल मसल्स हैं, अब जब ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो चीज क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये मसल जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो चीज क्या हो जाएगी, ठीक है, एक तो बारीक और लंबी हो जाएगी। ये सर्कुलर मसल्स का काम है बच्चों। ऑब्लिक मसल्स का क्या काम होता है, ऑब्लिक मसल ना इस तरह से होते हैं, साइड में इस तरह से टेढ़े मसल्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये लंबाई में भी नहीं होते, ये गोलाई में भी नहीं होते, बल्कि थोड़े से टेढ़े मसल्स होते हैं, हम ऑब्लिक मसल लेयर कहते हैं। ये क्या काम करते हैं बच्चों आपने देखा होगा कि जिस हमने कपड़ा, ठीक है, कपड़ा ने ना गीला कपड़ा, उसको आप क्या करें, जब उसको रिंग करें, निचोड़ते हैं, ठीक है, तो किस तरह आप देखें उसमें जो लेयर्स पड़ती हैं ना, ठीक है, वो इस तरह थोड़े से ना टेढ़ी होती हैं। तो बच्चों ऑब्लिक मसल्स भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से करते हैं जिस तरह आप कपड़े को जब निचोड़ रहे होते हैं ना, उस वक्त वो कपड़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह की जो कॉन्ट्रैक्शन है ना बच्चों की ऑब्लिक लेयर करवाते हैं, ठीक है, मतलब ये थोड़ी सी टेढ़ी इस तरह की कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं। अब बच्चों इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि मैदे के अंदर जो खुराक पड़ी है ना उसको हर लिहाज से छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ दिया जाए, उसको पीस दिया जाए। मेरी बात समझ में आ रही? और दूसरा, जो मैदे के अंदर एपिथेलियल टिश्यू से जो बच्चों गैस्ट्रिक जूस निकल रहा था उसको खुराक के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया जाए ताकि खुराक की बेहतरीन तरीके से डाइजेशन हो सके। तो आपने इनको जहन में रखना है स्टूडेंट्स। आए मस्कुलर टिश्यू को हम देखते हैं। वो कहता है बच्चों देयर आर 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स की 3 लेयर्स होती हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे बाहर कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, लेंथ वाइज लेयर है। दरमियान में कौन सी होती है बच्चों, सर्कुलर लेयर। और सबसे अंदर वाली कौन सी होती है, ऑब्लिक लेयर, जो टेढ़ी होती है लेयर मसल्स की, ठीक है। जहन में रखना है, ये नहीं भूलना कौन सी अंदर है, कौन सी दरमियान में, कौन सी बाहर है, इसको नहीं भूलना। पेपर में एमसीक्यू आते हैं, आपसे पूछेगा लॉन्गिट्यूडिनल लेयर जो है मसल जो हमारे पास स्टमक है इसके कहां पे होती है, आउटर, इनर या मिडल साइड पे, तो आप क्या बताएंगे, आउटर साइड पे होती है। सर्कुलर मसल मिडल पे, जबकि ऑब्लिक लेयर सबसे अंदर वाली साइड पे होती है, ठीक है बच्चों। इसका फंक्शन क्या है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे। जब एक जाहिर सी बात है, जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, ठीक है, जब ये सुकड़ेंगे तो ये क्या कर देंगे, फूड को मिक्स कर देंगे गैस्ट्रिक जूस के साथ। और गैस्ट्रिक जूस का मैंने अभी आपको बताया ना, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या है, हमारे पास पेप्सिनोजिन है और बच्चों साथ क्या है, HCl है, ठीक है, साथ क्या है, HCl। और इन दोनों की मिक्स होने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर जो प्रोटीन्स है उनकी पार्शियली डाइजेशन हो जाएगी बच्चों। तो बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बाहर वाली लेयर जो है बच्चों आउटर कनेक्टिव टिश्यू है, ये सबसे बाहर वाली लेयर है जो कि स्टमक को क्या करती है, सर्कल करती है, घेर लेती है और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। मतलब ये किस्म की ना स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो आपको ऊपर वाली लेयर नजर आ रही है बच्चों, ये सारी की सारी जो है आउटर कनेक्टिव टिश्यू है। मैं आपको ऊपर डायग्राम से फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें जो बाहर वाली लेयर है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये अंदर वाले सारे स्टमक को जो है वो एक्सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे जो है वो स्टमक के लेयर्स जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। स्टूडेंट मैं आपको दोबारा एक मिनट पे इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ। स्टमक के हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसे हम सिरोजा कहते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। उससे नीचे वाली को हम सब म्यूकोजा कहते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। उससे नीचे हमारे पास मस्कुलरिस होती है बच्चों। मस्कुलरिस जो है इसे ठीक है, ये स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बाहर वाली कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। एपिथेलियल टिश्यू बच्चों क्या होती है, ग्लैंडुलर इन नेचर होती है, ये म्यूकस को खारिज करती है बच्चों, गैस्ट्रिक जूस को खारिज करती है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिनोजिन होता है, HCl होता है। पेप्सिनोजिन एक एंजाइम है जिसने प्रोटीन की डाइजेशन करवानी है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिव फॉर्म के अंदर HCl कन्वर्ट करता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने देखा कि जो उससे नीचे वाली सब म्यूकोजा जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई थी, ये उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके अंदर नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उससे नीचे वाली हमने बच्चों मसल टिश्यू देखा, हमने देखा कि यहाँ पे 3 तरह के मसल्स हैं। ये जो सबसे बाहर वाले हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल हैं, जो उससे दरमियान वाले हैं ना जो वो सर्कुलर मसल हैं, जो सबसे अंदर वाले हैं बच्चों वो ऑब्लिक मसल्स की लेयर है। क्लियर? और जो सबसे बाहर वाली आउटर कनेक्टिव टिश्यू है, ये स्टमक को इंसर्कल करके उसको सपोर्ट देती है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।